आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप में स्वागत है। तो आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, यानी कि पहला टॉपिक जो था, पहला चैप्टर फिजिक्स का था, तो ये हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ, एक पार्ट फिजिक्स पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट केमिस्ट्री, फिर अगला पार्ट बायोलॉजी। एक एक चैप्टर सब में से क्लियर करेंगे, और जब तीनों का क्लियर हो जाएगा एक एक चैप्टर, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। वही चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस उसके बाद क्वेश्चन आंसर। अब जब तीनों का चैप्टर का एक एक चैप्टर तीनों सब्जेक्ट का हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर का। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप गूगल पे खोलना चाहते हैं तो गूगल पे भी खोज सकते हैं, वहाँ स्टडी सेगमेंट ग्रुप देख सकते हैं। STUDY स्टडी स्पेस देकर ACGMENT सेगमेंट, पुनः स्पेस देकर ग्रुप GROUP ग्रुप, या आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी आप खोज सकते हैं, या आप फेसबुक पर खोजना चाहें तो वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारे परिवेश के पदार्थ, हमारे आसपास जो पदार्थ होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वही होता है जिसमें स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जो दबाव डाले, यही पदार्थ होता है। यानी कि कोई भी दुनिया का हर एक चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, जिसे अनुभव कर सकते हैं, सब पदार्थ ही होता है। जिसे हम परिभाषित कैसे करेंगे? कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, और जो दबाव डाले अथवा जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। क्योंकि हम हवा को अनुभव कर सकते हैं, प्रकाश को हम अनुभव कर सकते हैं, एक प्रकाश है, न कि हम उसको देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा पदार्थ है जिसे हम अनुभव करते हैं, तो वो भी पदार्थ ही होता है। द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक क्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकार में विभक्त नहीं किया जा सकता है। अब जितने भी नोट्स है ना, इसको आप नोट करना पड़ेगा, उसे हमेशा देखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, आप उसे लिख लीजिए, रिवीजन कीजिए, उसके बाद रेगुलर पढ़िए और रूटीन से पढ़िए। इतना काम कीजिए तो आपकी पढ़ाई अच्छे से चलेगी। पदार्थ की प्रकृति क्या होती है? तो पदार्थ का प्रकृति है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का पदार्थ का कण जो होता है अत्यंत सूक्ष्म होता है। और यह आपको यह भी मिलेगा पढ़ने के लिए कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो गोल होता है। पदार्थ के कण जो है, पदार्थ के यहाँ पे होगा पदार्थ के कण होगा, यहाँ पे हो जाएगा कण। पदार्थ के कण जो होते हैं अनवरत गतिशील होते हैं, यहाँ पे कण होगा, इसके बदले में यहाँ पे ये कण लिखेंगे, गतिशील होते हैं। अब भौतिक गुण के आधार पदार्थ को जो बांटा गया वो 5 प्रकार से बांटा गया। ऐसे आप पढ़े होंगे अभी तक कि पदार्थ को 3 ही भागों में बांटा गया, लेकिन अब जानिए कि पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पहला हो गया ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, और पांचवा हो गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ठोस के बारे में चर्चा करेंगे। ठोस क्या होता है? तो जिस पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, उसी को हम ठोस पदार्थ कहते हैं। आकार और आयतन दोनों निश्चित। क्यों? ठोस पदार्थों के कण एक दूसरे से काफ़ी सटे सटे होते हैं, इनके बीच काफ़ी खाली स्थान, रिक्त स्थान ज़्यादा नहीं होता है, और काफ़ी सटे सटे हो रहते हैं। इसी कारण, जिसके कारण इनके अणु के बीच लगने वाला अंतराणु काफ़ी मजबूत होता है। इसी कारण इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव, तो जिस पदार्थ का आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित। कैसे? अब पानी है, आप अगर बाल्टी में उसको रखेंगे तो जल्द पानी जो है बाल्टी के आकार का लगेगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का लगेगा। आप जिसमें रखेंगे उसके आकार का वो ले लेता है। इसका मतलब कि आकार निश्चित नहीं है लेकिन आयतन निश्चित है, वो उतना ही जगह लेगा जितना पानी है।
तो जिस पदार्थ का आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित हो उसे द्रव पदार्थ कहते हैं। क्यों? इनके कणों के बीच लगने वाला अंतराणविक बल ठोस की अपेक्षा कमजोर होता है, थोड़ा बहुत कम लगता है, क्योंकि इनके अणु ठोस की अपेक्षा कुछ दूरी पर होते हैं। इसी कारण गैस, तो जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैसीय पदार्थ कहते हैं। कैसे? तो गैस है, अगर आप बहुत बड़े सिलेंडर में भी गैस भरेंगे तो पूरी जगह को लेगा, एक कमरा भी लेंगे तो उतना ही जगह गैस पूरे रूम में फैलेगा, यानी वो आकार भी उतना ही लेगा जितने आकार का होगा, जिस आकार में रखेंगे उसी आकार का लेगा। आयतन का मतलब पूरे क्षेत्र में वो घूमेगा। इसी कारण गैस का आकार और आयतन इसी कारण कहते हैं अनिश्चित होता है। इनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतराण्विक बल नगण्य होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच खाली स्थान ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। इनके बीच जगह खाली होता है और अंतराण्विक बल जो होता है, इनके अणुओं के बीच जो बल होता है वो नगण्य होता है, मतलब एक दूसरे को पकड़ कर नहीं चलते हैं। इसी कारण ये कहीं भी स्वतंत्र होते हैं। आप कह सकते हैं कि गैस के अणु स्वतंत्र होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। चौथा है प्लाज्मा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है। 5वीं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जब किसी तत्व के परमाणु को परम शून्य ताप, यहाँ से एक क्वेश्चन और याद करने के लिए मिलेगा कि परम शून्य ताप क्या है। तो माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, यही है परम शून्य ताप। याद रखिएगा इसको, -273 डिग्री सेल्सियस। इस पर ठंडा किया जाता है तब पदार्थ की 5वीं अवस्था बनती है, जिससे हम सुपर एटम भी कहा जाता है, यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को सुपर एटम भी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं पदार्थ के गुण क्या होते हैं। ठोस पदार्थ के गुण, तो आकृति और आयतन। ठोस पदार्थ के कण न तो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं और न ही एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, क्योंकि इसके कण स्थिर होते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे ईंटा है, मान लीजिए ईंटा ठोस है, तो उसका अणु जो है वो स्वतंत्र रूप से है, ये कहीं जा नहीं सकते हैं, जहाँ वहीं रहेगा, इसलिए उसका आकार और आयतन निश्चित होता है। घनत्व, तो आंतरिक बल मजबूत रहने के कारण ठोस पदार्थों के कण न्यूनतम स्थान और आयतन में एक दूसरे के साथ मजबूती से सटे रहते हैं। इस कारण ठोस के घनत्व उच्च होते हैं। और घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा और आयतन कम रहेगा उसका घनत्व मजबूत रहेगा। डेंसिटी, यानी इसका जो द्रव्यमान होता है ज़्यादा होता है लेकिन आयतन कम होता है, इसी कारण घनत्व इसका ज़्यादा होता है। द्रव्यमांक और क्वथनांक क्या होता है। तो ठोस पदार्थों का द्रव्यमांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होता है, अर्थात ठोस पदार्थों के द्रव्यमांक और क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक होता है। अब क्वेश्चन कहते हैं कमरे के तापमान क्या होता है, तो कमरे का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे दो चीज़ है दिख रहा है, एक है द्रव्यमान दिख रहा है, एक क्वथनांक दिख रहा है। तो इसके बारे में देख लीजिए, द्रव्यमांक क्या होता है। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे उस ठोस पदार्थ का द्रव्यमांक कहते हैं। द्रव्यमांक मतलब कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाए। क्वथनांक का मतलब कि जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि द्रव्यमांक में कोई ठोस पदार्थ द्रव हो जाता है और क्वथनांक में कोई द्रव पदार्थ गैस हो जाता है। आगे कणों की अवस्था क्या होती है। तो ठोस पदार्थ में उसके अवयवी कण नियमित रूप से सजे रहते हैं, रेगुलर, जिसे जालक कहते हैं, और पदार्थ किसी गुण के कारण इनका आकार निश्चित होता है। यानी ये एक तरह से समझिए कि ठोस पदार्थ के कण जो होते हैं इनके बीच जो होता है ज़्यादा दूरी नहीं होता है, ये काफ़ी सटे सटे होते हैं, ठोस के कण। संपीड्यता, यानी कि ठोस पदार्थ का पर दाब बढ़ाकर या घटाकर उसके आयतन को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। आप ठोस पदार्थ को दबा नहीं सकते हैं, इसलिए कि इनके रिक्त स्थान इनके अणुओं के बीच होता है वो कम होता है, नहीं के बराबर होता है। इसी कारण इसे हम दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच रिक्त स्थान इतना कम होता है कि उसे दबाया नहीं जा सकता है, अर्थात ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। अब अगले गुण की तरफ देखते हैं, भाव। तो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं, यहाँ पे कण होगा, यहाँ पे ठोस पदार्थ के कण,
एक दूसरे से इतने मजबूती से बंधे रहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं सकते हैं, अर्थात ठोस पदार्थ में भाव की प्रवृत्ति नहीं होती। लकड़ी बहता नहीं, ईंटा नहीं बहता है, बहेगा तो द्रव बहेगा, गैस बह सकता है, गैस उड़ता है, द्रव बहता है और ठोस नहीं बहता है। प्रसार या संकुचन, तो उस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर प्रसार या संकुचन बहुत कम होता है। ठोस पदार्थ को, यहाँ पे ठोस होगा, यहाँ पे ठोस पदार्थ को गर्म करने पर इनका प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है ये देखो समझिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि ऊर्ध्वपातन का डेफिनेशन क्या है। ठोस पदार्थों को गर्म करने पर, ऐसे समझिए एक लाइन में सिंपल भाषा में, कि ठोस पदार्थ अगर सीधे गर्म करने पर गैस हो जाए उसी को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वह पिघलकर द्रव रूप में परिणत होता है और अधिक गर्म करने पर वह द्रव से वाष्प अर्थात गैस में परिवर्तित हो जाता है। किंतु कुछ ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह पहले पिघलकर द्रव रूप में परिणत होता है और अधिक गर्म करने पर द्रव से वाष्प अर्थात गैस में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर बिना पिघले वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और ठोस पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन। ऐसे देखिएगा कि कुछ ठोस पदार्थ है वो गर्म कीजिएगा तो ठोस से द्रव ही होगा, लेकिन जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस हो जा रहा है, इसी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन का परिभाषा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। सीधे वाष्प बदल जाएगा ना, द्रव नहीं होगा। और उस वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर है, कपूर को जलाएगा तो धीरे गायब हो जाएगा, द्रव नहीं होगा। जैसे मोमबत्ती है, आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो पहले पिघलेगा गर्म होगा तो, लेकिन अगर आप कपूर को जलाते हैं तो ये नहीं पिघलेगा, ये नहीं पिघलेगा, सीधे गायब हो जाएगा, यानी ठोस से सीधे द्रव में। अब किस किस में ऊर्ध्वपातन लागू होता है, तो अमोनियम क्लोराइड है जिसको हम नौसादर कहते हैं, ये दूसरा नाम है, ये आपका इसका दूसरा नाम है। अमोनियम आयोडीन है, कपूर है, नेफ्थलीन है, शुष्क बर्फ है, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ ऊर्ध्वपाती, मतलब इस प्रक्रिया में, इस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो सकती है। अगला है प्रसरण क्या होता है। तो प्रसरण वह प्रक्रिया है, यहाँ प्रसरण होगा, कहीं कहीं थोड़ा सा एरर है, उसे आप मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। प्रसरण, तो प्रसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं। सामान्यतः कोई ठोस पदार्थ किसी दूसरे ठोस पदार्थ में प्रसारित नहीं होता है, क्योंकि ठोस पदार्थों के कणों का गमन, यहाँ पे कण होगा, कणों का गमन एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं होता, इसलिए ठोस में प्रसरण कह सकते हैं कि नहीं होता है। लेकिन अपवाद में है कॉपर और जिंक, ये आपस में क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे ठोस में प्रसारण नहीं होता है। तो आज का हमारा इतना ही रहेगा, फिर अगले क्लास में इसमें और जो कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी, और जो भी होगा आप इसे नोट करते रहिएगा और याद रखिएगा मेरे चैनल को। तब इसे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गूगल पर जाइए और लिखिए STUDY स्टडी स्पेस देकर सेगमेंट SEGMENT सेगमेंट और स्पेस देकर ग्रुप, और वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और वहाँ से नोटिफिकेशन पाइए, और हमेशा लगातार क्लास करते रहिए। जो भी क्लास पे आएगा उसे आप नोट भी करते रहिएगा। तो फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।